और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया में भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। सीमा हैदर के चारों बच्चों ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में डीपीएस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान पाकिस्तान से आए ये बच्चे भी भारतीय तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने हाथों में झंडे थामे और तिरंगे जैसी टोपी भी लगाई। इन बच्चों का अभी डीपीएस में एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर इन्हें स्कूल में झंडा फहराने के लिए स्कूल प्रबंधन घर से अपने साथ ले गया था। वैसे पिछले दिनों सीमा के इन बच्चों का दाखिला स्कूल में करने के लिए सचिन के पिता नेत्रपाल ने स्कूल प्रबंधन से मांग की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कहा कि सीमा हैदर को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। जब तक सीमा और उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती तब तक स्कूल में एडमिशन करवाना संभव नहीं है। यानी जब सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी हो जाएगी और उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी तब बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। 2 दिन पहले सचिन के साथ सीमा हैदर भी भारतीय झंडा फहराती नजर आई थी। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास रौनक देखने को मिली। इस दौरान जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न आजादी सेलिब्रेट किया। साथ ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भी बीएसएफ जवानों और आम लोगों में काफी उत्साह रहा। यूपी के नोएडा में दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत से एक साथ 125 पतंगे उड़ाई गई। इससे आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। 66 मंजिल की इमारत की छत से स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न और खास हो गया। सुपरटेक सुपरनोवा इमारत दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची और देश की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इतनी ऊंचाई से एक साथ इतनी पतंगे उड़ाना एक अलग और शानदार एहसास रहा। महाराष्ट्र के अमरावती में तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली करीब 30 किलोमीटर तक निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। यह साइकिल रैली विधायक बच्चू कडू ने आयोजित की थी। इस तिरंगा साइकिल रैली के जरिए यह संदेश दिया गया कि धर्म और जाति से बड़ी देशभक्ति है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जश्न ब्रिटेन में भी मनाया गया। वहां लंदन में भारतीय उच्चायोग पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 15 अगस्त के मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे व तिरंगे के साथ नजर आए। साथ ही उन्होंने देशभक्ति के नारे लगाए और गाने भी गाए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज लाल किले से देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे लाल किले से 3 बुराइयों के खिलाफ हॉर्न बजाया और देश से अपील की कि अगर 2047 तक विकसित होने का सपना पूरा करना है तो इन बुराइयों के स्पीड ब्रेकर को पार करना ही होगा। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं। नीति सही, रीति नहीं। गति सही, गति सही, राह नहीं। गति सही, राय नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान, चुनो चुनौती सीना तान। जग में बढ़ाओ देश का नाम। भारत माता की। लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी का 10वां भाषण था। चुनावी साल से पहले जश्न आजादी पर दिया गया आखिरी भाषण, सो लाजमी था कि जिक्र नई राह का भी होगा, सही नीति का भी और नई रीति का भी। और इन्हीं नई रीति और नीतियों के बीच प्रधानमंत्री ने देश को लाल किले की प्राचीर से एक नया सपना भी दिखा दिया।
हमारे लिए, देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ लेकिन नई रीति और नई नीति के बीच ही बात पुरानी चुनौती की भी छिड़ी। वो चुनौतियां जिन्हें प्रधानमंत्री भारत की ड्रीम 2047 के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर भ्रष्टाचार को विकास की राह का सबसे बड़ा रोड़ा करार दिया। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 11 बार भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया। हर बार बिना नाम लिए भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। हर बार भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई का रिपोर्ट कार्ड दिखाया। पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान अपने होने की तारीख का सबसे बड़ा जश्न मना रहा है और हिंदुस्तान के ऐसी होने में किसी अनहोनी की तरह आमिली बुराइयों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री लाल किले से करते जा रहे हैं। और 90 मिनट के भाषण में बुराइयों के इसी जिक्र के दौरान नाम तुष्टीकरण का भी आया। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। चुनावी साल की स्पीच में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। विकास को रोकने वाली बुराइयों में भी परिवारवाद का नाम लिया। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं। योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। खास तौर पर सियासत में परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री बेहद मुखर नजर आए। लेकिन लाल किले पर आज परिवारवाद से ज्यादा जिक्र परिवार लफ्ज का हुआ। अक्सर अपने भाषण की शुरुआत भाइयों बहनों से करने वाले प्रधानमंत्री आज परिवार के आसपास ही रहे। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन,
इस बार बहुत अहम कुछ शब्दों का चयन जो प्रधानमंत्री ने किया। अक्सर हमने सुना है 2014 से जब जब प्रधानमंत्री लाल किले पर आए हैं देश को संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने परिवार कहकर देश की जनता को संबोधित किया। परिवार शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने बार बार किया। कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की भी कोशिश थी कि किस तरीके से देश उनका परिवार बन चुका है, किस तरीके से लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके से लोग जो उनको सुन रहे हैं वो एक तरीके से उनके परिवार के लोग हैं। यानी प्रधानमंत्री की स्पीच में देश को परिवार मानकर चलने का वायदा भी था और विकास के रास्ते में आने वाले परिवारवाद को रोकने का इरादा भी। चुनावी साल में विपक्ष की घेराबंदी से लेकर पिछले दशक के काम का रिपोर्ट कार्ड और अगले 25 सालों की उम्मीदों के मास्टर कार्ड वाले इस भाषण की गूंज आने वाले कई दिनों तक सियासी गलियारों में सुनाई देती रहेगी। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में फिर खतरे के निशान के पास पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। शाम 7 बजे तक 205 मीटर के पार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा और मंडी समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। पोंग डैम के गेट खोलने की वजह से कांगड़ा जिले के फतेहपुर समेत दूसरे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच एनडीआरएफ के जवान कुछ लोगों के लिए देवदूत साबित हुए। दरअसल इसी बाढ़ के बीच ये लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ ने ये अभियान चलाया। इसके बाद 25 लोगों को वहां से निकाल लिया गया। उधर शिमला में कुछ और इमारतों के ढहने के वीडियो सामने आए। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से बंद हो गया। चमोली के पीपल कोटी के पास भी भूस्खलन हुआ, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग का 20 मीटर से ज्यादा का हिस्सा पूरी तरह से पानी में धुल गया। फिलहाल इसे खोलने की कोशिशें जारी हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराया, तो कांग्रेस दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले केजरीवाल ने सीआरपीएफ के जवानों और अपने स्टाफ के साथ अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं पंजाब की सीएम भगवंत मान ने पटियाला में ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ध्वजारोहण किया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के बेंगलुरु में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश अपनी सांस्कृतिक ताकत और क्षमता के दम पर दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। वहां मालाबार एक्सरसाइज के बीच इंडियन नेवल वॉरशिप आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता पर तिरंगा फहराया गया। इस एक्सरसाइज में क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल हुई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ कहा। चुनावी साल के भाषण में उन्होंने विपक्ष की घेराबंदी तो की, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कह गए कि विपक्ष को मौका मिल गया। मोदी ने आज लाल किले से सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अगली बार भी यहां झंडा फहराने के लिए आऊंगा तो मैं ही। बस फिर क्या था, विपक्ष को प्रधानमंत्री की ये बात चुभ गई और सियासी गलियारों में घमासान मच गया। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। ये बात तो साफ है कि झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री ने जो दावा किया उसका कनेक्शन सिर्फ लाल किले से नहीं है। इस साल और अगले साल के 15 अगस्त के दरमियान आम चुनाव होंगे और केंद्र में नई सरकार होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि चुनाव में बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा, प्रधानमंत्री वो ही बनेंगे। और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा
स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री के इस बयान की टाइमिंग देखिए और उसकी सियासी अहमियत को भी समझिए। कुछ महीने बाद ही राज्यों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो लोकसभा चुनाव तक जाएगा। इस तरह केंद्र में बीजेपी की वापसी का दावा कर प्रधानमंत्री ने अपने मतदाताओं को मैसेज भी दे दिया और कॉन्फिडेंस भी, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री का ये दावा अखर गया। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष लाल किले के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इसके लिए उन्होंने खराब तबीयत का हवाला दिया। लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर झंडा फहराने के बाद जो भाषण दिया, उस पर बीमारी का रंग तो नहीं दिखा, अलबत्ता चुनावी रंग साफ नजर आया। लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है, और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए। तीर इधर से भी चले और उधर से भी। खड़गे ने लोकतंत्र का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और परिवारवाद पर हमला बोला। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जो बात लाल किले से कही वो 2024 के दंगल का चुनावी एजेंडा है, इसलिए जवाब देने में विपक्ष ने भी देर नहीं की। मैं सीधी सी बात कहता हूं, परिवारवाद ढूंढना है तो प्रधानमंत्री जी को अब किसी और दल में नहीं जाना है, अपने दल का ही विश्लेषण करना है, कैबिनेट से लेकर के संसद सदस्यों तक का। इतने प्रमाण और उदाहरण मिलेंगे कि प्रधानमंत्री जी सन्न रह जाएंगे। देखिए, जहां तक परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में इनके बड़े नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। प्रधानमंत्री के अपने मंत्रिमंडल के अंदर अनुराग ठाकुर जो हैं, प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनरेशन 2 पे हैं। दिल्ली के अंदर बांसुरी स्वराज, परवेज साहिब सिंह वर्मा
भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखें तो सिंधिया परिवार कई दशकों से राजनीति के अंदर है, सबके सामने है। देशभक्ति अपनी जगह और चुनाव अपनी जगह, इसलिए जश्न आजादी के साथ सियासी तनातनी भी जारी रही। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। केंद्र सरकार पारंपरिक व्यवसाय में लगे लोगों के लिए अगले महीने करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से नई योजना शुरू करने जा रही है। ये घोषणा पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण के दौरान की। उन्होंने बताया कि सरकार बढ़ई, राजमिस्त्री और सुनार जैसे परंपरागत व्यवसाय में लगे लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना लाएगी। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इसे शुरू किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने जल्दी ही महंगाई कम करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर उनकी सरकार गंभीर है और इसे कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने तकनीक और स्टार्टअप में दूसरे देशों के मुकाबले भारत को कहीं आगे बढ़ाया है। पीएम के मुताबिक भारत के डिजिटल इंडिया की हर तरफ चर्चा है। साथ ही पीएम ने कहा कि देश में 5G शुरू हो गया है और 6G की ओर कदम बढ़ चुके हैं। देश की बड़ी ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्लोबल मार्केट पिकअप व्हीकल से पर्दा उठा दिया है। महिंद्रा का नया ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट व्हीकल स्कॉर्पियो एंड ग्लोबल पिकअप के नाम से आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नया ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट व्हीकल पहले से ज्यादा दमदार होगा, साथ ही इसमें नए फीचर्स भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि नया पिकअप 2200 सीसी के साथ आ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत 80,000 रुपए है। ओला S1X को 3 वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। दावा है कि ये स्कूटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार भर सकता है। इसके अलावा ओला ने 4 इलेक्ट्रिक बाइक भी अनवील की है, जो अगले साल लॉन्च होगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश भर में जश्न आजादी की धूम है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस की रौनक देखते ही बन रही है। खास करके घाटी के बदले माहौल में लोग दहशत और डर को पीछे छोड़कर स्वतंत्रता दिवस के जश्न को पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। जो लाल चौक पत्थरबाजी के लिए बदनाम था, वहां आज देशभक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। आजादी के उत्सव के रंग दिखाई दे रहे हैं। ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर है। अब यहाँ की फिजा में दहशत और डर की बजाय जश्न आजादी से जुड़े कार्यक्रमों के रंग घुले हुए हैं। 15 अगस्त के मौके पर खुद राज्य के राज्यपाल मनोज सिन्हा लाल चौक पर पहुंचे और वहां 15 अगस्त के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन कुछ सालों पहले तक लाल चौक पर इस तरह के आयोजनों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। राज्य से धारा 370 हटी और उसके बाद पूरे ही राज्य में माहौल तेजी से बदलने लगा और अब ये बदलाव घाटी के लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। खेल से लेकर कला संस्कृति, साहित्य से लेकर सिनेमा तक में घाटी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जहां 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैली निकाली गई और इन रैलियों में घाटी के लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। पड़ोसी देश पाकिस्तान से चलने वाली आतंकी संगठनों की कोशिश यही रहती है कि वो घाटी में युवकों को बरगलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेल सके, लेकिन घाटी में बदलते माहौल की वजह से आतंकी संगठन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और अब लोगों को अमन, चैन और तरक्की रास आ रही है। जो पिछला कल था वो आगे आने वाला कल नहीं होगा और इसी उम्मीद से जो कश्मीर का आवाम है, जो खास तौर पे बच्चे हैं, वो वही नया कश्मीर देख रहे हैं कि स्कूल चल रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं है, कोई संगबाजी नहीं है और टूरिज्म हो रहा है। डल लेक पे, बंड के ऊपर लोकल लोग भारी भारी भीड़ में जा रहे हैं। रात के 1-1, 2-2 बजे तक माहौल खुशी का है। लोग पीस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुशहाली चाहते हैं, अमन चाहते हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत ही
कश्मीर में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ और तो और लंबे वक्त बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल खुले, जो बताता है कि अब जम्मू कश्मीर खुशहाली और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असम का डिब्रूगढ़, जहां आजादी के उत्सव का अनूठा रंग दिखाई दिया, यहां एक रिक्शा चालक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल बिंदास विनोद नाम का ये रिक्शा चालक वंदे भारत और भारत माता की जय घोष के साथ अपनी सवारियों का स्वागत करता है। इतना ही नहीं, इसने अपने रिक्शे को भी पूरी तरह से तिरंगे में रंग दिया है। ये बिंदास विनोद है। डिब्रूगढ़ की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं, मेहनत कर पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन इनके देश प्रेमी और जज्बे की वजह से इनके रिक्शे पर सफर करने वालों को एक अलग एहसास होता है। विनोद ने अपने रिक्शे को तिरंगे से पाट दिया है। इनका मानना है कि हर किसी को देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे को शान से फहराना चाहिए और आजादी के उत्सव का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं एक रिक्शा वाला हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ और भारत में जितने भी लोग रहते हैं सभी का अधिकार है। और ये मैं मैसेज, जब मैं एक रिक्शा वाला होकर जब इतना सजा सकता हूँ तो आप लोग भी सजाइए। और जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार बोले कि मेरी माटी मेरा देश, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सभी को सजाना चाहिए। पूरे देश में जब हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है तो बिंदास विनोद भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। लिहाजा इन्होंने अपने इस वाहन को आमदनी के साधन को तिरंगे से सजाया है और यूं देश के प्रति अपने जज्बातों का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में कैसा जोश रहा। वो जश्न आजादी को लेकर क्या सोचते हैं, देश को लेकर उनके सपने क्या हैं। लाल किले से लेकर स्कूलों तक हमने आम आदमी और स्कूली बच्चों से बातचीत की, सुनिए। ना पूछो हम सफरों मुझसे माजराए वतन, ना पूछो हम सफरों मुझसे माजराए वतन, वतन है मुझ पे फिदा और मैं फिदाए वतन। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हूं। देख सकते हैं यहाँ पर गुब्बारे आपको तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सोसाइटी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई यहाँ पर मौजूद है। तमाम यहाँ लोग हैं। यहाँ पर आपको बता दें, नोएडा में जो खासियत है इस जगह की, खास करके हम पहुंचे हैं यहाँ पर 180 फुट ऊंचा जो है वो तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि पूरे एनसीआर में सबसे ऊंचा तिरंगा है जो यहाँ पर लगाया गया है। कई बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? विराट। विराट, आज यहाँ पर हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस डे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में और पूरी सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या हर बार इसी तरह का कार्यक्रम होता है या पहली बार हुआ? नहीं, ये जो इतना ऊंचा झंडा लगाया वो इसी साल हुआ है, बट हर साल इसी जोश से यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिम में चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पे, लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगिनत लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, बुझ बुझा गए किसी दिन, मांगे बिना स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आई थिंक ये मेरा सबसे अच्छा फेस्टिवल है। मेरे को इस दिन सुबह से मोटिवेशन रहता है कि टाइम पे और फेस्टिवल में हम काफी तैयारी करते हैं, उठ जाओ जग जाओ। आज हम अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट हो गए अपना। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका नाम है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदुस्तान में नामत देना लाशों पर इंसानों की, हिंदुस्तान में नामत देना लाशों पर इंसानों की, कथा ग्रंथित हो जाएगी पुरखों बलिदानों की। राजभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया नादानी में, उसी दिन सिर्फ शिक्षा पाएंगे हम संतों की वाणी में। भारत माता के आंचल को मत बांधो बेताबी में, भगत सिंह के लाश के टुकड़े तरफ उठेंगे राभी हुए, और गीत नहीं गाई जाएगी कौन बांसुरी फूकेगा, और गीत नहीं गाई जाएगी कौन बांसुरी फूकेगा। निकलेगी ये देश समूचा खामोशी शमशानों की, निकलेगी ये देश समूचा खामोशी शमशानों की। 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला पूछेगा हमसे
कि क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांधने निकले हो। हम मौजूद हैं नोएडा की प्रेजेंट सिटी सोसाइटी में और आप यहाँ देख सकते हैं कि आज़ादी जो है वो सबको कितनी प्यारी है। आज स्वतंत्रता दिवस की जो खुशियां हैं सब आपस में मिलके एक परिवार की तरह मना रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज हाथों में झंडा लेके आए हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। 15 अगस्त का दिन है। इस सोसाइटी में इससे पहले ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान गाया गया। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। पहले हम बच्चों से बात करेंगे। आज 15 अगस्त है, क्या बोलोगे? भारत एक पूरा परिवार है। भारत एक पूरा परिवार है। भारत एक पूरा परिवार है। बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। आज के दिन आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग अच्छी लगती है। आपसे भी हम बात करेंगे। आज आप यहाँ पे आए हो, आपने बहुत सुंदर टी शर्ट पहनी है। 15 अगस्त मना रहे हैं। इंडिया। भारत में एप्पल ने बड़ा फैसला लिया है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए सीधे चलते हैं डिजिटल गली। खबर है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल फॉक्सकॉन की हैदराबाद फैक्ट्री में अपने वायरलेस ईयरबड्स एयरपॉड का उत्पादन शुरू करेगी। फॉक्सकॉन ने हैदराबाद प्लांट के लिए भारी भरकम बजट के निवेश को मंजूरी दे दी। अब दिसंबर 2024 तक वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। चंद्रयान 3 के लिए बुधवार का दिन काफी अहम होगा। इस दिन ऑर्बिट बदला जाएगा। इसका समय सुबह करीब 8:30 बजे है। अभी चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। नेटफ्लिक्स जल्द ही यूजर्स को एक नई सुविधा देगी। अब इसके जरिए टीवी और पीसी पर भी गेम खेले जा सकेंगे। कनाडा और यूके में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। कंपनी ने साल 2021 से मोबाइल गेमिंग की सुविधा शुरू की थी, यानी नेटफ्लिक्स यूजर्स दूसरे डिवाइस पर भी कंपनी की गेम लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में 11 हस्तियां हुई हैं न्यूज चैनलों पर बैन। जी हां, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और 15 अगस्त की बधाई दी। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी के साथ की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें अपना दोस्त बताया। प्रधानमंत्री ने भी इन सभी नेताओं का सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय मूल की निशा देसाई बिस्वाल को अमेरिका में अहम जिम्मा मिला। उन्होंने फाइनेंशियल एजेंसी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में डिप्टी सीईओ पद की शपथ ले ली। अमेरिकी संसद ने इस पद के लिए उनके नामांकन को पहले ही मंजूरी दे दी थी। वो अभी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। अब उन्होंने नई कमान संभालने के बाद खुशी जताई। अमेरिका में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को वहां बड़ा पुरस्कार मिला। उन्हें जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज ने एक इंटरैक्टिव टूल बनाया जो बच्चों को अर्थव्यवस्था से जुड़ी अहम जानकारी देता है। राज चेट्टी वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। वो दिल्ली में पैदा हुए, हालांकि फिर अपने माता पिता के साथ अमेरिका चले गए थे। पाकिस्तान में 11 लोगों को किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा सकेगा। मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था PMRA यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये रोक लगाई। इस आदेश के तहत वहां कुछ राजनेताओं और पत्रकारों के अलावा सेना के पूर्व अधिकारियों को भी बैन कर दिया गया। ये पहला मौका है जब फौजी अधिकारी भी इस लिस्ट में शामिल किए गए। PMRA के मुताबिक ये लोग आदतन अपराधी की तरह बर्ताव करते हैं। ऐसे में उसने ये कार्रवाई जरूरी बताई। एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगी पहलवान विनेश फोगाट। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें कोहली जिम में अभ्यास करते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि छुट्टी है फिर भी भागना तो पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस यानी आज से वर्ल्ड कप टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के जरिए ही फैंस टिकट ले पाएंगे। हालांकि टिकटों की बिक्री 25 अगस्त से अलग अलग फेज में शुरू होगी। टिकट खरीदने के लिए आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होना है।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें धोनी बाइक पर बैठे नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि हेलमेट पहने धोनी रांची में अपने फार्म हाउस के अंदर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो उनके किसी फैन ने बनाया। पहलवान विनेश फोगाट एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। फोगाट ने कहा कि 2 दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान उन्हें घुटने में चोट आ गई और अब गुरुवार को उनकी सर्जरी होगी। साथ ही फोगाट ने अब अपनी जगह किसी और खिलाड़ी को एशियन गेम्स में भेजने की गुजारिश की है। श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को इस बारे में जानकारी दे दी। वानिंदु ने T20 और वनडे क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। हसरंगा ने कुल 4 टेस्ट खेले और इनमें 4 विकेट लिए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।